How are you all? So welcome in the physics class. Today we will continue with the questions. So let us continue with the questions which are related with the collision. Collision से related हम लोग कुछ questions करते हैं. हम लोगों ने स्टार्ट किए थे NCERT क्वेश्चंस, लेकिन उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर साइड में रखते हुए हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं कोलिजन का, सीखते हैं किस तरीके से हम लोग ने सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है दैट A and B आर द टू पार्टिकल्स हैविंग द सेम मास m. दो पार्टिकल्स हमारे पास दिए गए हैं, दोनों का मास कितना है आपके पास m है. आपके पास क्या दिया गया है दैट पार्टिकल A दैट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड B is at rest after undergoing a perfectly elastic collision. दोनों का जो कोलिजन है वो कैसा हो गया आपके पास है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विद B. पार्टिकल A gets scattered through an angle of 30 degree. What is the direction of B and the speed of A and B after the collision? तो कंडीशन समझते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर 1 मार्क चलता हूँ इसको, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे क्या है. ठीक है, हमारे पास मैं ये मान चलता हूँ, ये हमारे पास एक्सिस दे रखी है, यहीं से हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई, दिस इज वाई एक्स. ये ए है हमारे पास, मास इसका m. इट इज मूविंग विद वेलोसिटी. मैं मान लेता हूँ इसमें u1 दैट इज इक्वल टू u and this u1 that is equal to u that is given 10 meter per second along the x direction. It is moving. ठीक है, जो b है आपके पास that is at rest. ये तो b ये हमारे पास आ गया, इसका मास भी m के बराबर ही है हमारे पास, that is u2 that is equal to 0. ये हमारे पास 0. ठीक है, जो मासेस हैं दोनों के वो आपके पास क्या है m1 दैट इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m. अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि आपका कोलिजन जो A है आपके पास, A आपके पास मूव कर गया इस डायरेक्शन, ये दिस इज A, पार्टिकल A इस डायरेक्शन. मान लो मैंने इसकी मान ली वेलोसिटी v1 के साथ आपके पास मूव कर गया एट एंगल, मैंने ये मान लिया थीटा दैट इज गिवन 30 डिग्री, ये दिया गया आपके पास. ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज द डायरेक्शन. जो B है आपके पास उसकी डायरेक्शन हम लोगों ने निकाली, ये वाला B आपके पास कौन सी डायरेक्शन के साथ मूव करेगा, इसको मैंने मान लिया v2. ये B आपके पास है और इसका मास मैंने मान लिया इसके बराबर, ये m है हमारे पास मास. सो दिस एंगल दैट इज एंगल phi. ठीक है, तो हमें पता है वेल द मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल. ये देखो हमारे पास क्या देखा है थीटा दैट इज गिवन 30 डिग्री. वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट दैट इज phi, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. व्हेन द मासेस ऑफ द टू बॉडीज आर इक्वल एंड टारगेट इज इनिशियली एट अ रेस्ट एंड द कोलिजन दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, देन आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज These move perpendicular to each other. एक दूसरे के कैसे जाएंगी परपेंडिकुलर. तो हमें पता है थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है. तो यहाँ पर हमें पता है दैट दिस थीटा प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो यहाँ से 30 डिग्री प्लस फाई दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो फाई दैट इज इक्वल टू कितना आ गया था 60 डिग्री. एक तो ये डायरेक्शन हम लोगों से पूछी, एक चीज हम लोगों ने निकाली, ये कितना आ गया हमारे पास दैट इज 60 डिग्री. 10. दूसरा हम लोगों से पूछी गई है ये वेलोसिटीज v1 एंड v2. तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे. लगाते हैं कैसे, पहले तो इन वेलोसिटीज को, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा एक्सिस के अलॉन्ग. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे इसको. तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख लेते हैं. देखो यहाँ पर हमारे पास v1 को तोड़ दें तो हमारे पास आ गया ये v1 cos ऑफ थीटा और इस साइड को आ गया हमारे पास v1 sin ऑफ थीटा. v2 को तोड़ दो तो इसी साइड को आपके पास क्या आ गया v2 cos ऑफ फाई और इस साइड को आ गया आपके पास v2
साइन ऑफ फाई, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से पहले लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम अलोंग द किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम अलोंग, लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। कोई सा कोलिजन हो आपके पास, आइदर इलास्टिक और आइदर इनइलास्टिक, सो अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो एक्स एक्सिस क्या हो, फाइनल की बात करते हैं, मास पहले का m v1 cos ऑफ थीटा प्लस m v2 cos ऑफ फाई इज इक्वल टू m u, ये तो जीरो है हमारे पास, m u1 प्लस m u2, u2 पता ही है हम लोगों को, दैट इज इक्वल टू जीरो है। वैल्यू रख देंगे हम लोग, देखो m से तो बेटा m कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर आ रहा है v1 cos ऑफ थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, सो दैट इज 30 डिग्री प्लस v2 cos ऑफ फाई दैट इज 60 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया सिर्फ आपके पास क्या, u, जस्ट m to cancel out, this is equal to 0, so v1 cos 30 1/2 1/2 आता है हमारे पास, so that is 1/2 v1 plus, oh sorry, this one is under root 3/2, not 1/2, cos 30 under root 3/2, root 3/2 v1 plus 60 degree 1/2 v1 that is equal to 10, u that is equal to 10, so यहाँ से 2 से हम लोग एल्सियम के साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 3 v1 प्लस ये v2 था हमारे पास, दिस इज v2 दैट इज इक्वल टू 20, गिव इट इक्वेशन नंबर 1, ये वाला है। अब अलोंग y डायरेक्शन लगाते हैं, अलोंग y, अलोंग y डायरेक्शन देखो हमारे पास फाइनल मोमेंटम इसका देखते हैं, पहली बॉडी का दैट इज m v1 sin ऑफ थीटा, दूसरे लगाएंगे तो v2 sin फाई इस डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग है, इट मींस दिस वी हैव टू टेक एज नेगेटिव, तो नेगेटिव देना है तो क्या आ गया माइनस m v2 sin ऑफ फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर इनिशियल कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं y एक्सिस के अलोंग, इट मींस ये क्या हो गया 0, सो इनिशियल कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस मोमेंटम का वैल्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच गया हमारे पास क्या v1 sin थीटा माइनस v2 sin फाई इज इक्वल टू 0, वैल्यू रख दें, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं v1 sin ऑफ थीटा 30 डिग्री माइनस v2 sin ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो sin 30 1/2 v1 माइनस sin 60 रूट 3/2 v2 इज इक्वल टू 0, 2 से 2 आपके पास 0 हो जाएगा, सो v1 दैट इज इक्वल अंडर रूट 3 v2, let it be number 2, put this equation 2 in 1 में रख दें हम लोग, put the value of 2, this one value of v1 from 2 in 1 में रख देते हैं हम लोग, तो रख दें वैल्यू, यहाँ पर रख दें तो क्या आ गया अंडर रूट 3 v1 है अंडर रूट 3 v2 प्लस v2, ये v2 है इज इक्वल टू 20, तो ये आ गया आपके पास 3 v2 प्लस v2 इज इक्वल टू 20, सो 4 v2 इज
इक्वल टू 20, सो v2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई एक वेलोसिटी। नाउ फ्रॉम लोकेशन टू, यहां से देखते हैं इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो हमारे पास यहां पर देखते हैं क्या आ जाता है। फ्रॉम लोकेशन टू v1 इज इक्वल टू √3 into 5। v2 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, सो v1 दैट इज इक्वल टू 5 into 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 15 और 16 37 और 36 5 5 और 3 8, मतलब v1 is equal to 8.66 meter per second. So these are the two velocities of the bodies A and B after the collision. तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का देखते हैं, जिसमें थोड़ी सी कंडीशंस को थोड़ा सा अलग करेंगे हम लोग कोलिजन देखते चलेंगे। अब हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इनइलास्टिक कोलिजन में आप लोग कंडीशंस को भली भांति जानते हो, अच्छे तरीके से आप लोग पहचानते हो कि जब बॉडीज क्या हो जाए स्टिक टुगेदर, मींस आपके पास जो कोलिजन है दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। जबकि बॉडीज आपके पास क्या कर रहे हैं स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ क्या कर जाए चिपक जाए, तो आपके पास जो कोलिजन है दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब प्रोटेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आपके पास आ जाता है। तो हम लोग वो कंडीशन देखेंगे। इसमें क्या बोला गया आपके पास कि कोई बॉडीज हैं आपके पास, यानी टू बॉडीज, टू पार्टिकल्स A and B ऑफ मासेस m and 2m रिस्पेक्टिवली। मासेस दिए गए हैं m and 2m रिस्पेक्टिवली, मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड v। अब देखते हैं हमारे पास थोड़े से कंडीशंस को मैं यहाँ पर विजुलाइज करता हूँ। ये हमारे पास है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस। एक हमारे पास ये है, इसका मास m है, और ये हमारे पास है इसका मास 2 है। ये बॉडी A है और ये कौन सी है B। ये इस साइड को चला है V के साथ, और ये इस साइड को चला है ये भी V के साथ, ठीक है। These collide at the origin, origin ये आ गया एट कोलिसिस। कोलिसिस मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो गए स्टिक कर गए, ठीक है। एंड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी v, कैपिटल V के साथ क्या कर जाते हैं मूव करते हैं, ठीक है। हमने निकालना है दैट व्हाट इज द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आएगी कॉमन वेलोसिटी आएगी वो निकालनी है, एंड द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। दो चीजें हम लोगों ने निकालनी है, कॉमन वेलोसिटी एंड लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। मान लो जो बॉडीज हैं वो आपके पास आपकी कोलिजन ऐसे चलेगी, इस तरीके से ये स्टिक करेगी, ये हमारे पास A और ये हमारे पास बॉडी आ गई B, और ये आपके पास कैपिटल V वेलोसिटी के साथ चलेगी बाय मेकिंग एंगल थीटा विद द x एक्सिस। x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना दिया इन्होंने थीटा बना दिया, मान लो इस तरीके से ये हमारे पास चलेगी। अब देखते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास लेट देखो m1 हमारे पास कितना है ना m के बराबर, m2 दैट इज इक्वल टू 2m, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। u1 इज इक्वल टू u2 दैट इज इक्वल टू v, और लेट v be the common velocity after collision, after collision। ये हम लोगों ने क्या मान ली कॉमन वेलोसिटी मान ली किसके बाद
कोलिजन के बारे में भी कॉमन वेलोसिटी हम लोगों ने मापा। ठीक है, हमने ये वेलोसिटी जो है वो निकालनी है, इसके लिए रिलेशन पूछा गया है, किसके टर्म में निकालना है हम लोगों ने, इन टर्म्स ऑफ v निकालेंगे हम लोग। ठीक है, और मान लो ये जो एंगल बना रही है कितना बना रही है, थीटा बना रही है। ठीक है, सो द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये तो पता ही है हम लोग, एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे, तो मान लो थीटा एंगल बना है तो पहले इसके कंपोनेंट निकाल लें। इस साइड को आ गया v cos ऑफ थीटा और इस साइड को आ गया हमारे पास v sin ऑफ थीटा, ये है। बाकी तो कोई कंपोनेंट निकलेंगे नहीं, तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा देते हैं। फाइनल मोमेंटम दोनों का मास करेंगे हम लोग, देखो इसका मास है m, इसका है 2m, तो टोटल मास हो गया 3m। ठीक है, एक्स एक्सिस ये है, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 3m और वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos थीटा, v cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू इनिशियल कंपोनेंट ये है इसके बराबर m into v, दिस m से m कैंसिल आउट, so 3v cos theta that is equal to v, let it be number 1। along y axis लगाते हैं, along y direction, चलो y direction ये आपके पास मास में कितना 3m, लेकिन वेलोसिटी का कंपोनेंट आगे कौन सा, v sin थीटा, so v sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कौन सा है 2m v के बराबर, जस्ट वन मास है 2m v, सो m से m कैंसिल आउट, सो 3v sin थीटा इज इक्वल टू 2v नंबर 2। दोनों को क्या कर दो, स्क्वायर और ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, दोनों का स्क्वायरिंग। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से देखो 3v का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9v स्क्वायर, इनसाइड बच के यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर करेंगे v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर, 2 का ये 4, so that is ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, so 9v स्क्वायर इज इक्वल टू 5v स्क्वायर, तो यहाँ से v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/9 v स्क्वायर के बराबर, सो v हमारे पास निकल गया यहाँ से किसके बराबर, सो देयरफॉर दिस v इज इक्वल टू √5 अपॉन 3 दिस v, दिस इज द कॉमन स्पीड आफ्टर द कोलिजन। अब निकालना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो कंपोनेंट की जरूरत कोई नहीं है हम लोगों को, सिंपली हम लोग निकालेंगे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन K1 मैंने ले लिया, सो दैट इज हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 2m v स्क्वायर, यही है 2 + 1 3 हो जाएगा आपके पास, सो K1 दैट इज इक्वल टू 3/2 m v स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन नंबर, दिस इज 3, दिस वन इज 4। अब निकालते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के
इसके बाद देख लेते हैं। सो K2 दैट इज हाफ, टोटल मास कितना आ गया कोलिजन के बाद 3m v स्क्वायर, या इसका स्क्वायर। सो दिस K2 इज इक्वल टू हाफ 3m, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/9 v स्क्वायर, ये 3 3s are 9, so that is 5/6 m v square. So loss of kinetic energy that is equal to, this is equation number 5, दे दो बेटा इसको। Loss of kinetic energy that is initial kinetic energy minus final kinetic energy. So यहाँ से निकाल लेते हैं क्या loss in kinetic energy, तो निकालते हैं बेटा हम लोग loss in kinetic energy। So loss of kinetic energy, the loss of energy that is equal to K1 minus K2. So that is equal to K1 कितना था 3/2 mv square minus 5/6 mv square. So mv square तो कॉमन है, 3/2 minus 5/6 mv square. So this comes out to be 6 is an LCM, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 3 2s are 6, so 9 minus 5/6 mv square. This comes out to be 4/6 mv square, and this is equal to 2/3 mv square. So this one is the loss in the kinetic energy of the body. ये हमारे पास क्या हो गया loss in the kinetic energy of the body. तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कोलिजन के क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। सिंपली जिसका लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट आप लोग लगाओ और हम लोग जो है वो क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 6.25। इसमें क्या बोला गया है आपके पास, two inclined frictionless tracks, one gradual and other steep, meet at A from where two stones are allowed to slide down from rest से start हुए, one on each track as shown in the figure. Will the stones reach the bottom at the same time? Will they reach there with the same speed? Explain. Given theta 1 is equal to 30 degree, theta 2 that is equal to 60 degree, and h is equal to 10 meter. What are the speeds and time taken by the two stones? ये हम लोगों ने निकाला। देखो हमारे पास as the surfaces are frictionless, so there is a no loss of the energy, मैकेनिकल एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। इट मीन्स दीज आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट वेदर द paths are different, but the forces involved are only the conservative forces, that is the gravitational forces. So work done only depend on the initial point and the final point. So यहाँ पर हमारे पास क्या है, that is mgh, that is equal to half mv1 square, that is equal to half mv2 square. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दोनों के बराबर हो गई। सो हाफ mv1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर v1 इज इक्वल टू v2. इट मींस both the stones will reach with the same speed at the bottom.
अब स्पीड अगर हमने निकालना है तो स्पीड के लिए फार्मूला किया ही है हम लोगों ने, दैट व्हेन दिस रीचेज एट द fall from the height h, then this one, that is the v1, that is equal to root 2gh, this. तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2 into 9.8 into 10 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 196 और 218 और 19 196 अंडर द रूट. So this v1 that is equal to 14 meter per second. So v2 that is also 14 meter per second. Both will reach with the same speed. अब टाइम निकालेंगे. टाइम की बात करें अगर हम लोग so v that is equal to u plus at. अब v हमारे पास क्योंकि ये जीरो है नहीं इसकी वेलोसिटी at के बराबर, so t that is equal to v upon a के बराबर. वेलोसिटी वैसे सेम है. एक्सेलरेशन देखते हैं किसका कैसा है. अब एक्सेलरेशन देखो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर नहीं है क्योंकि ये स्लाइड कर रहे हैं नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन देखते हैं हम लोग किसके बराबर आता है. देखो ये पहला है हमारे पास, इस साइड को इसका वेट ऐड कर दिया mg. नॉर्मल रिएक्शन ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन की, तो ये एंगल आपके पास थीटा 1. सो दिस इज mg cos ऑफ थीटा 1 और इस साइड को ये r1 था बेटा आपके पास mg sin थीटा 1. ये है तो ठीक है. दूसरे वाले को देखें तो यहां से भी वेट एक्ट करेगा वर्टिकल नीचे mg. नॉर्मल रिएक्शन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर तो यहां से ये भी आपके पास ऐसे आ गया. दिस एंगल इज थीटा 2, दिस इज mg cos ऑफ थीटा 2 और ये हमारे पास mg sin ऑफ थीटा 2. अब फोर्स लग रहा है इस साइड को, तो मैं इसकी बात करूं तो यहां से आपके पास क्या रहा है दिस फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन. सो ma1 is equal to mg sin of theta 1. m से m कैंसिल आउट, सो a1 is equal to g sin of theta 1. सिमिलरली आपके पास बात करें इसकी बात कर लेते हैं हम लोग f2 that is ma2 that is equal to mg sin of theta 2. so a2 that is equal to g sin of theta 2. अब sin थीटा की वैल्यू जहां पर थीटा ज्यादा होगा वहां पर sin थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी. तो यहां पर देखिए अगर हम लोग इधर if theta is greater it means that a is greater. तो यहां पर देखें that a2 is greater than a1. अब क्योंकि t that is inversely proportional to the acceleration, यहां से देखें वेलोसिटी तो सेम है, यहां पर नीचे आप देखते हैं आपके पास सेम स्पीड के साथ आएंगे ये आपके पास. सो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है उसके लिए टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा. देयरफॉर आपके पास क्या जाएगा आपके पास दैट इज देयरफॉर t1 is greater than t2. इसका इसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा और इसके लिए क्या लगेगा कम लगेगा. ठीक है देख लो क्योंकि t2 क्या जाएगा लेस देन दैट ऑफ t1, या हम बोल सकते हैं t1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ t2. अब टाइम निकालेंगे हम लोग. पहले निकालते हैं टाइम t1 दैट इज इक्वल टू v1 मतलब v और a1 हमारे पास v हमारे पास दैट इज 14 हम लोग ने निकाला अपॉन a1 हमारे पास देखें g sin थीटा 1 दैट इज 14 अपॉन 9.8 sin of 30 degree. This one theta 1 30 है, so that is 14 upon 9.8 into 1 by 2, that is 28 upon 9.8. so this t1 ये जो टाइम है आपके पास t1 that approximate that comes out to be 2.86 सेकंड के बराबर हमारे पास है. ठीक है
दूसरी बात करते हैं किसके टाइम की, इस टाइम की। देखते हैं कितना आता है, T2 V/A2 दैट इज 14/G sin theta 2, 14/9.8 sin of 60 degree that is 14/9.8 into root 3/2 that is 28/9.8 into, मैंने इसको रेशनलाइज करके ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाता है ये V2 दैट इज अप्रोक्सीमेट दैट इज इक्वल टू 1.65 सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। बस इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.24 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6.24 की बात करेंगे। In this question it is said that a bullet of mass 0.012 किलोग्राम, बुलेट का मास दे दिया गया हमारे पास m1 का मास 0.012 किलोग्राम and a horizontal speed u1 minus 70 meter per second strikes a block of wood of mass, वुड का जो ब्लॉक है उसका मास दे रखा है 0.4 किलोग्राम दिस एंड इंस्टेंटली कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक। इसका मतलब ब्लॉक जो है दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विद मींस ऑफ the thin wire, calculate the height to which the block rise and also estimate the amount of heat produced. अब with respect to the block ये रेस्ट में आते हैं, means let V be the common velocity after collision। ये है यहाँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, ये इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ही बात की गई है हमारे पास, उसी डायरेक्शन में आपके पास ये मूव किया हमारे पास। ठीक है, किसी एंगल की बात यहां पर नहीं की गई है। तो हम लोग यहां पर लेके चलेंगे एज द लीनियर मोमेंटम, linear momentum is conserved है आपके पास। ठीक है, और सो फाइनल मोमेंटम m1 plus m2 into v that is equal to m1 u1 plus m2 u2, m1 plus m2 into v that is equal to m1 u1 plus g. So v that is equal to, जिसको जो u1 है आपके पास इसकी वैल्यू हमें पता है, तो v1 हम लोग निकालेंगे m1 अपॉन m1 प्लस m2 into u1। वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। सो v दैट इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, m1 है बेटा आपके पास 0.012 अपॉन दिस इज 0.012 प्लस 0.4 into 70 मीटर पर सेकेंड। So v that is equal to 0.012 divided by 0.412 into 70. So this v that is equal to 12 upon 412 into 70, and this v that comes out to be 2.04 meter per second। कैलकुलेट कर लेंगे इस स्पीड के साथ जो है दोनों के कट जाएंगे, मूव कर जाएंगे। अब कोलिजन के बाद जो है कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस जो होगा दैट इज ओनली ड्यूरिंग द कोलिजन।
हीट अगर मान लो आपके पास एनर्जी लॉस हो गई है इन द फॉर्म ऑफ द हीट, तो वो हो जाएगी ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन के बाद तो नहीं होगा, तो हम लोग कोलिजन के बाद की बात करते हैं। अब यहाँ देखो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। मान लो लेट h बी द हाइट, लेट h बी द हाइट अगेन, जो दिखा रहे हैं, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आएगी कौन सी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम that is equal to the potential energy of system। यही तो होना चाहिए। सो हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर दैट शुड इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू gh। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल आउट, सो h दैट कम्स आउट टू b किसके बराबर, that is equal to v square upon 2g के बराबर। v square मतलब 2.04 का स्क्वायर अपॉन 2 into 9.8, so that comes out to be h is equal to 4.16 अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगा ये, और दैट इज 8 गुना 16, this one it comes out to be 0.212 मीटर। ये हमारे पास वो हाइट अटेन, ठीक है। इतनी हाइट तक आपके पास ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब बात करते हैं इसकी हीट। हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस दैट इज इक्वल टू द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। सो हीट प्रोड्यूस्ड that is equal to loss in kinetic energy। loss in kinetic energy की बात करेंगे तो हमारे पास ही क्या जाएगा, that is initial kinetic energy minus final kinetic energy। तो initial kinetic energy की बात करें हम लोग तो क्या जाएगा, half m1 u1 square minus half m1 plus m2 into v square, so that is half m1 0.012 u square, this one 70 का स्क्वायर माइनस हाफ ये m1 प्लस m2 हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर 0.412 इंटू v 2.4 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 0.006 into this is 4900 माइनस ये आ गया हमारे पास 0.206 into 4.16। अगर इस पूरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर लें बेटा, तो हमारे पास आ गया 29.4 माइनस 0.86 एंड दिस कम्स आउट टू बी 28.54। सो दिस मच एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट। इतनी एनर्जी जो है वो किसके फॉर्म में लॉस हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ द हीट। ये हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट लगाया हम लोगों ने, ये लगाया आफ्टर द कोलिजन, उसके बाद ये कोलाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आफ्टर द कोलिजन हम लोगों ने कंसेप्ट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अगले अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.8 की। इसमें क्या बोला गया, आंसर केयरफुली विद रीजन। पहला है आपके पास ए पार्ट की बात करें अगर हम लोग, ए पार्ट इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू
बिलियार्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ द कोलिजन ऑफ द बॉल। जब बॉल कोलाइड कर रही है उस दौरान क्या कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या उस दौरान कंजर्व है या नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उस टाइम आपके पास कंजर्व नहीं होती है। इन दिस केस द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन that is equal to total kinetic energy before collision. But during the collision the kinetic energy that is converted into potential energy, ठीक है। लेकिन क्या होगा during collision kinetic energy is converted into the potential energy, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल। दूसरा बी पार्ट हमारे पास का पूछा गया है, बी पार्ट की बात करते हैं। इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ द इलास्टिक कोलिजन ऑफ द टू बॉल्स? यस, जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व इन ऑल काइंड ऑफ द कोलिजन्स, ठीक है। लीनियर मोमेंटम is conserved in all collisions, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे आपके पास इनइलास्टिक हो आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या पूछा गया है, सी पार्ट की बात देखते हैं हम लोग। सी पार्ट, what are the answers to A and B for an elastic, for an inelastic collision? इनइलास्टिक कोलिजन है तो A और B के लिए क्या आंसर है, वही आंसर है, क्योंकि हमारे पास इन एन इनइलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज नेवर कंजर्व, बल्कि इनइलास्टिक कोलिजन में इन एन इनइलास्टिक कोलिजन the kinetic energy after the collision that is not equal to the kinetic energy before the collision. So during the collision it is not conserved, उस दौरान तो होगी ही नहीं, लेकिन collision से पहले और बाद में भी कंजर्व्ड नहीं है, तो इसका आंसर चेंज नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, नो। लेकिन जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड इन ऑल काइंड ऑफ द कोलिजन्स। इट मीन्स चाहे आपके पास कोलिजन इलास्टिक हो चाहे आपके पास कोलिजन कैसा हो, इनइलास्टिक हो, तो उस केस में आपके पास क्या होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम दैट इज कंजर्व्ड। तो आंसर दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन इसकी दे दी। डी पार्ट, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो दो बिलियर्ड्स बॉल्स हैं उनके सेंटर की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है इनके पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडीज, ठीक है, टू देयर लोकेशंस। सो वर्क डन दैट ओनली डिपेंड ऑन द पोजीशंस, नॉट ऑन द पाथ। तो जब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट मींस द फोर्सेस इन्वॉल्वड आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कोलिजन कौन सा हुआ आपके पास है, द कोलिजन इज अ इलास्टिक, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एज द पोटेंशियल एनर्जी दैट डिपेंड ऑन द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बिलियर्ड्स बॉल्स, हेंस द वर्क डन टू bring the balls to their locations only depend on the initial and final positions, hence the forces involved are conservative forces, therefore the collision is a elastic। कैसा collision होगा आपके पास, इलास्टिक in nature। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6.14 की बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बच गया था हमारे पास 6.14। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा गया।
6.14 इसमें बोला गया दैट a molecule in a gas container hits a horizontal wall with a speed 200 meter per second and angle 30 degree with a norm and rebound with the same speed. Is the momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? ये कंडीशन है आपके पास, ये आपको दिस इज द, ये मैंने ड्रॉ कर दी नॉर्म को, गैस मॉलिक्यूल ऐसे आए, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लें, ये एंगल 30 डिग्री पर इसने हिट कर दी और ऐसे ही रिबाउंड कर गया इस साइड को, ये v1 मैंने मान ली, दिस इज आल्सो 30 डिग्री। इस तरीके से गैस कंटेनर की वॉल ये, इसका मास अगर मैं m1 मान चलूँ, ये मॉलिक्यूल है, इसका मास m1 मान दिया, यहाँ पर भी यही मॉलिक्यूल गया आपके पास, m1 यही गया आपके पास, इसका मास अगर मैं या स्मॉल m मानता हूँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका मास जो है मैं कैपिटल M के बराबर मान सकता हूँ, ये इसमें है आपके पास रेस्ट में, तो इसकी वेलोसिटी तो 0 ही रहेगी आपके पास वॉल की। अब पहली बात की गई है मोमेंटम, अब कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन एवरी काइंड ऑफ द कोलिजन, सो द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये तो पता ही है हम लोगों को, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बिना सोचे समझे। पहले निकालेंगे हम लोग अब इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के लिए काइनेटिक एनर्जी से पता करना है हम लोगों को, ठीक है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर द कोलिजन, सिस्टम बिफोर कोलिजन निकालते हैं हम लोग K1, that is half m(u)1 square plus half m(u)2 square, हाफ मास है और ये दे रखा है 200, ये जो वेलोसिटी है u दैट इज 200 और ये भी आपके पास सेम वेलोसिटी 200 दे रखी है, इसका स्क्वायर प्लस हाफ m और ये 0, सो दैट इज हाफ, ये आपके पास आ जाएगा 4 1 2 3 4 m प्लस 0, सो दैट इज 2 into 10 raised to power 4 m जूल। या काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद निकाल लेते हैं K2 हाफ m(v1 square प्लस हाफ m(v2 square)। अब ये फिर से रेस्ट में रहा क्योंकि वाल तो बन लेने की किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, सो K2 दैट इज इक्वल टू हाफ m, ये उतनी ही स्पीड के साथ क्या हुआ, रिबाउंड हुआ, प्लस हाफ, ये रेस्ट में ही है आपके पास, तो इसका स्क्वायर हो गया आपके पास, सो K2 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 1 2 3 4 m प्लस 0, सो K2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 m g। अब ये जो आपके पास है K2 दैट इज इक्वल टू K1, देयरफॉर द कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन, सो देयरफॉर द कोलिजन इज इलास्टिक, इज इलास्टिक। कैसा कोलिजन आ गया आपके पास है, इलास्टिक है। चलो 6.16 की बात कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6.16 देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है हमारे पास। इसमें हमारे पास बार बियरिंग्स दे रखे हैं बेटा, 3 बार बियरिंग्स दे रखे हैं, 2 जो है वो इनिशियली रेस्ट में है और एक बार बियरिंग जो है आपके पास किसमें है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड इट हिट्स द 2 बार बियरिंग्स और
After the collision is perfectly elastic and the velocity of the ball bearings, 3 ball bearings after the collision is given in the figure. We have to find out that which one case is possible for the elastic collision. इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास कौन सा केस पॉसिबल है? तो हमें पता है इलास्टिक कोलिजन में दैट द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन दैट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो वो हम लोगों ने यहाँ पर निकालनी है। चलो निकालते हैं वो हमारे पास ये दे रखा है हमारे पास सिस्टम में। वो डाल देता हूँ पहले इस तरीके से। ये एक है, ये दो है हमारे पास, ये रेस्ट में है, ठीक है। ये हमारे पास v के साथ मूव कर रहे हैं ये, और इनकी वेलोसिटी 0 है दोनों की, ठीक है। मास हमारे पास m ही है, हर किसी का मास m है। ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3 इनिशियल। ये पहला केस, यहाँ पर दूसरा मानूंगा मैं, और यहाँ पर तीसरा मानूंगा। चलो ठीक है। इसमें क्या है? पहला, इसके लिए तो ये हो गया 0, और दूसरी और तीसरी कोलिसिस कर गई, और v/2 के साथ ये मूव कर गई ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या हो गया? पहली और दूसरी तो आ गई रेस्ट में, ये 1, 2 इन दोनों के लिए v हो गया 0, और तीसरी जो है आपके पास दैट मूव विद स्पीड v, ये सेकंड है, ठीक है। ये फर्स्ट केस था, ये कौन सा आ गया? दिस इज सेकंड। और थर्ड केस में आपके पास क्या रखा है कि तीनों की तीनों जो है वो मूव कर गई आपके पास किसके साथ? v/3 के साथ। पहले मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूं यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6.16। इनिशियल या काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, ऐसे लिखते हैं इसको। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन निकालते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास m की द मास ऑफ ईच बॉल, ठीक है। ये मान के चलेंगे दैट m इज द मास ऑफ ईच बॉल। तो काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पर निकालते चलूँ। दिस इज k इनिशियल, ऐसे लिखते हैं k इनिशियल, दैट इज इक्वल टू हाफ m v² प्लस इनकी वेलोसिटी 0 है तो 0 हो गया आपके पास। सो दिस इज k इनिशियल दैट इज इक्वल टू हाफ m v²। अब निकालेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पहला केस देखते हैं, फर्स्ट वन, k1 निकालते हैं। ये 0 हो गई, दोनों मूव कर गई, तो 0 प्लस हाफ मास है 2m, दोनों का जुड़ गया v/2 का होल स्क्वायर। दैट इज k1 इज इक्वल टू, यहां से आ गया आप से कैंसिल आउट, m इंटू v²/4 दैट इज इक्वल टू 1/4 m v²। सेकेंड वन k2 निकाल दिया मैंने सेकेंड केस में, तो 0 प्लस हाफ m v² दैट इज इक्वल टू हाफ m v²। ये सेकेंड है क्योंकि ये 0 हो गई यहाँ से। थर्ड निकाल लो k3
सो 1/2 मास है 3m और v/3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 into 3m into v square by 9. So 3 3s are 9. So 1/6 m v square. आप देखो बराबर कौन सी हुई, ये वाली बराबर हुई इसके. सो हियर K2 that is equal to K initial. So therefore second case is possible for the elastic collision. ठीक है, case second is possible for elastic collision. Elastic collision. ठीक है, चलो एक और रीजनिंग क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, जो कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से दिया गया है. हमने कंडीशन की थी जहाँ पर इलास्टिक कोलिजन के दो बॉल्स की हम लोगों ने कंडीशन की थी. ये क्वेश्चन नंबर 6.17 उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है. ठीक है बेटा, तो उसकी बात करते हैं. कंडीशन को विजुअलाइज करते हैं थोड़ा सा. 6.17 इसमें क्या बोला गया, कोई पेंडुलम हमारे पास ये रखा है इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. ये बॉल है, इसका मास m है. ये ऐसा है, यहां पर आपके पास सरफेस आ जाए, यहां पर m मास का ही कोई और बॉल जो है ये a है, दिस इज b. ये यहां पर रखा है, ये इसको हिट करेगा. इट इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक. इट इज आस्क्ड दैट हाउ मच हाइट दिस a that will rebound after hitting b. The collision is perfectly elastic. अब देखो हमने कंडीशन की थी दैट वेलोसिटी ऑफ a आफ्टर कोलिजन व्हेन b इज एट रेस्ट. ठीक है, ये किया था हमने दैट v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u. ये जब ये किसमें था, रेस्ट. अब क्योंकि यहां पर m1 इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m बराबर हो गए हमारे पास, तो क्या हो गया, फॉर दिस v1 दैट इज इक्वल टू 0. इट मींस दिस बॉब दैट विल कम्स टू रेस्ट. सो ये हाइट पर नहीं जाएगा. पूछा क्या गया दैट हाउ मच हाई दिस विल रिबाउंड, पूछा ऐसे गया, लेकिन ये रिबाउंड तो थोड़ी होगा. therefore the ball A will come to rest after colliding with the B. After colliding with the B, आप लोग B की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6.19 दिया गया है, इसमें भी उठाया गया है. इसमें क्या बोला गया है कि कोई ट्रॉली है आपके पास, a trolley of mass 300 kilogram carrying a sandbag of 25 kilogram moving uniformly with a speed of 27 km per hour on a frictionless track. After a while the sand starts leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kilogram per second. What is the speed of the trolley after the entire sand bag is empty? अब सैंड जो है उसी ट्रॉली में ही हो रहा है खाली. As the surface is smooth,
So trolley is moving uniformly, so the no external force act on the trolley system. No external force acts on the system. As the sand that leaks, only the internal forces are involved. So the change in the linear momentum that is equal to 0. ठीक है? So when sand bag leaks, the forces involved are internal forces which does not change linear momentum of the system. जब linear momentum चेंज नहीं हुआ, मास चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स आप लोगों के पास क्या हो गया, that the speed of the trolley that will remain same. Means the speed of the trolley remains सेम रहेगी आपके पास. ठीक है बेटा. तो ये क्वेश्चंस थे हमारे पास जो हम लोगों ने करने थे. इसी के साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, और इसमें जो कंसेप्ट था आपके पास किसका, कोलिजन का, ये हम लोगों ने सारे के सारे चीज़ें कर ली हैं. अब हम लोग इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. ठीक है. तब तक आप लोगों ने इसी को रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, और अच्छे से क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है, सीखने की कोशिश करनी है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.